हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। मेरा नाम है प्रियंका और आज की क्लास स्पेशली एचपी टेट मेडिकल एस्पायरेंट के लिए है। बायोलॉजी की क्लास है जिसमें मैं डिस्कस करूंगी सेल साइकिल एंड डिवीजन, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज रहेंगे जिनकी मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी, तो कंप्लीट चैप्टर जो है आपका इन एमसीक्यूज में हम कवर कर लेंगे। तो करेंगे स्टार्ट आज की क्लास को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी ध्यान से पढ़ेंगे इसको। Which phase is known as the resting phase because no visible changes in chromosome occur through the cell is metabolically active। यहाँ पे लिखा है दो द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। अब हमें कहा गया है कि कौन सा फेज रेस्टिंग फेज कहलाता है, क्योंकि वहां पे कोई विजिबल चेंज नहीं हो रहा होता है क्रोमोसोम में, जबकि वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है। तो ऑप्शन ए है आपका प्रोफेज, ऑप्शन बी है इंटरफेज, ऑप्शन सी है टेलोफेज, ऑप्शन डी है एनाफेज। उससे पहले सेल साइकिल पे आप यहाँ देखो, जो डायग्राम यहाँ पे लगी है इमेज, सबसे पहले तो यहाँ पे G1 फेज होता है, ये आपका इंटरफेज है। देखो ये आपका ब्लू पार्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सारा इंटरफेज है। इंटरफेज में पहली स्टेज G1 आती है, दूसरी स्टेज S है, तीसरी स्टेज G2 है। ठीक है, इंटरफेज की मैं बात कर रही हूँ। G1 में मेनली आपकी सेल ग्रोथ होगी, सेल जो है तैयार होगा आगे जो डिवीजन होना है उसके लिए। और एस फेज में मेनली आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो होती है, मेनली वो होती है, हिस्टोन डुप्लीकेशन होती है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होती है। ये की इवेंट हैं जो एस फेज में होते हैं। G2 में अगेन प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस, फाइनल जो माइटोसिस जिसमें सेल डिवीजन होगा उसके लिए अगेन प्रिपेयर होगा, एनर्जी बनाई जाएगी, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगी, सब कुछ G2 में होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप सब देख सकते हो एम फेज, फिर आता है इंटरफेज के बाद आपका एम फेज। इस तरह से पूरी सेल साइकिल चलती है। एम फेज में फर्दर फेजेस हैं जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर सेल डिवीजन होगा, यहाँ एक्चुअल सेल डिवीजन माइटोसिस यहाँ एम फेज में हो रहा है, या मियोसिस कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा सेल साइकिल के मेनली दो फेज हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में G1S G2 फेज और एम फेज में आपके कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आएगी। वहीं यहाँ पे साइड में आप एक G0 फेज भी देख सकते हो, ये G0 फेज। ये G0 फेज जो है इसको क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे जो सेल है वो कुछ भी नहीं करता है, G1 से सीधा वो G0 में जा सकता है, मतलब उसको डिवीजन करना ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस उसको बोला ना जाए कि हाँ तेरी टर्न है डिवाइड करने की। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल यहाँ भी रहेगा। लेकिन तो हमसे पूछा गया था कि रेस्टिंग फेज किसको बोला गया है जबकि वहां पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, तो वो है आपका ऑप्शन बी इंटरफेज। ये एक मिसनोमर टर्म है कि हाँ सेल जो है रेस्ट पे है, बिल्कुल रेस्ट पे नहीं होता है सेल। यहाँ पे सेल सारे काम कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, वो रेप्लिकेट कर रहा है, प्रिपेयर हो रहा है माइटोसिस के लिए, एम फेज के लिए या मियोसिस के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर सभी को? इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको करवा दी। अगर मैं कहूँ सेल साइकिल के दो फेज कौन कौन है, तो वो है आपके इंटरफेज एंड आपका एम फेज। इंटरफेज में फर्दर आता है G1 S एंड G2 और एम फेज में आपका कैरियोकाइनेसिस आएगा, कैरियोकाइनेसिस आएगा एंड आपका साइटोकाइनेसिस आएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे सभी। अब डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग विच सब फेज ऑफ द सेल साइकिल। डीएनए रेप्लिकेशन कौन से सब फेज में होती है, अभी बताया मैंने आपको, जल्दी से आंसर करेंगे जिन एस्पिरेंट्स को आंसर आता है। कौन से सब फेज में आपकी डीएनए रेप्लिकेशन होती है, इस डायग्राम से भी आप हिंट ले सकते हो। G1 फेज, G2 फेज, S फेज या फिर M फेज, कौन सा होगा सोचिए, लिखा भी हुआ है यहाँ पे S फेज। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द क्विसेंट स्टेज इन दिस सेल साइकिल इज आल्सो रेफर्ड टू एज। क्विसेंट स्टेज अभी बताया मैंने आपको, G1, G0, S या G2, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी, G0 स्टेज को ही क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, मेनली सेल जो है सेल साइकिल एग्जिट कर देता है और वो चला जाता है G0 फेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। If a cell has 24 chromosome at G1, how many chromosome will it have after S phase? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको पता है इंटरफेज के 3 फेज रहते हैं, सब फेजेस G1, S, G2। S में तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, G1 में सेल की ग्रोथ हो रही है और G2 में सेल जो है प्रिपेयर हो रहा है डिवीजन के लिए। तो हमें बोला गया है कि जब सेल G1 फेज में था
तो उसके पास 24 क्रोमोसोम थे। तो एस फेज में जब वो गया जहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन, वहां क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? अब देखो वो रहता है सेम। तो ऑप्शन कौन सी होगी करेक्ट? 12, 24, 48, 36। 24 के 24 ही रहेंगे भाई। डीएनए जो है वो चेंज नहीं होगा, डीएनए सेम रहेगा। अगर हम हैप्लॉइड हैं तो हम हैप्लॉइड ही रहेंगे, अगर हम डिप्लॉइड हैं तो डिप्लॉइड ही रहेंगे। ठीक है, डीएनए जो है आपका, क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, कंटेंट जो है डीएनए का वो सेम रहेगा। सॉरी, कंटेंट नहीं, नंबर जो है क्रोमोसोम का वो सेम रहेगा, है ना? तो 24 का 24 ही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग। देखो सबसे पहले तो ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपका मियोसिस 1 में बनता है। कहाँ बनता है? मियोसिस 1 में बनता है। मियोसिस 1 में भी ये बनता है प्रोफेज में। कहाँ बनता है? प्रोफेज में बनता है। प्रोफेज भी आपको पता है लॉन्गेस्ट फेज है लाइफ सेल साइकिल का। प्रोफेज में भी फर्दर आपके लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 फर्दर स्टेजेस रहती हैं। अब आपने इनमें बताना है कि ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है। ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप यहाँ साथ में इमेज भी देख सकते हो, 2 क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम इनको बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जिनमें जीन्स की लोकेशन सिमिलर होती है। सिमिलर लोकेशन ऑफ जीन्स, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे सेंटर में सेंट्रोमेयर है जो कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसको बोलते हैं हम। फिर काइनेटोकोर है जिसने इन आर्म्स को, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं आपके एक क्रोमोसोम के, उनको होल्ड करके रखा है। यहाँ पे है आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये जो आप इन दोनों के बीच में ये जोड़े कैसे हैं, ये जो आप ये देख रहे हो स्ट्रक्चर इस तरीके का, ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। और ये जो है एक ही क्रोमोसोम की दोनों टांगे मैं कह लूं अगर, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स इनको बोलते हैं। और ये ब्लू और रेड आपके होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। तो ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये कब बनता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। पहला है पैकिटीन, दूसरा है लेप्टोटीन, जाइगोटीन एंड डिप्लोटीन। क्या लगता है आपको कब बनता होगा? प्रोफेज की दूसरी स्टेज में बनता है, जाइगोटीन में। अब कब बनता है? जाइगोटीन में बनता है ये, याद रखना है आपने। मतलब ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर सभी को? देखो एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं साथ के साथ बताती जा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में और ज्यादा हेल्प हो। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। आज की ये क्लास पूरी तरह इसलिए डेडिकेट रहेगी इस चीज के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सेल साइकिल एंड डिवीजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1 डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस? जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब क्रॉसिंग ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। ठीक है, ये आपका मियोसिस 1 में होता है। पहले तो देखो एक क्वेश्चन यही बन गया कि मियोसिस 1 में होता है या माइटोसिस में होता है या मियोसिस 2 में होता है या इंटरफेज में होता है। ऐसी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकती हैं। तो हमें ये पता चल गया कि क्रॉसिंग ओवर जो है मियोसिस 1 में होता है, लेकिन किस स्टेज में होता है? मियोसिस 1 के प्रोफेज में ही होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। लेकिन प्रोफेज के भी फर्दर स्टेजेस हैं, तो उनमें कहाँ होगा क्रॉसिंग ओवर? पहले तो यहाँ आ जाओ साथ में। देखो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये रेड वाला एंड पर्पल वाला, और इनकी सिस्टर क्रोमैटिड्स। रेड वाले की ये हो गई सिस्टर क्रोमैटिड और ये पर्पल वाले की सिस्टर क्रोमैटिड है। जब रेड और पर्पल क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल, उसी प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। एक बार रीड कर लो यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1। This process result in genetic recombination, increase genetic diversity among offspring। ये भी ध्यान रखो प्रोफेज 1 में होता है। ठीक है, प्रोफेज 1 2 भी होता है क्योंकि मियोसिस 1 2 भी होती है। तो और इसी प्रोसेस को, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, दिस इज कॉल्ड काइस्मा। क्या बोलते हैं इसको? काइस्मा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो आपके क्रोमोसोम ने अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर किया, आफ्टर दैट उनको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स। क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स। प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर अकर करेगी ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 स्टेज। एंड सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों हो रही है क्रॉसिंग ओवर? क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ अलेल्स, कंट्रीब्यूट टू वेरिएशन इन ट्राइट्स। क्यों हम अलग दिखते हैं अपने पेरेंट्स से? क्यों थोड़े कैरेक्टर हमारे एक पेरेंट की तरह है, कुछ दूसरे की तरह? यही रीजन है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सिक्स्थ क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, पैकिटीन। क्या होगा करेक्ट आंसर? पैकिटीन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से।
और आज की इस क्लास के बाद आपका ये चैप्टर 100% पक्का हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। पर उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, पूरी क्लास में साथ में बने रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग ओवर। अब ये जो हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा कि अच्छा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, लेकिन कौन एंजाइम करवा रहा है ये? पॉलीमरेज, रिकॉम्बिनेज, लिगेज या हेलिकेज, कौन करवाएगा? ये करवा रहा है आपका रिकॉम्बिनेज एंजाइम। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इजीली स्टडीड ड्यूरिंग। हम क्रोमोसोम को उसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो मेनली ये वाला स्ट्रक्चर तो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको किस फेज में पढ़ते हैं हम सबसे ज्यादा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। आप सबने देखा होगा लैब में, माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी आप क्रोमोसोम देखते हैं, जो वहां पे विजिबल होता है अच्छे से। एक तो होता है क्रोमैटिड, इस तरीके इसका डीएनए, उसको क्रोमैटिड बोलते हैं, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन बोलते हैं, है ना। फिर कुछ इस तरीके से हो जाता है। एक होता है कि परफेक्ट ये वाली शेप आ गई, ये होता है आपका मेटाफेजिक क्रोमोसोम। कौन सा होता है ये? मेटाफेजिक क्रोमोसोम। तो मेटाफेज में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम सबसे ज्यादा स्टडी की जाती है, क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से क्लियरली विजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड अकर ड्यूरिंग। अब देखो सेंट्रोमेयर कहाँ है? ये था सेंटर में, यहाँ नहीं है, ये था सेंटर में सेंट्रोमेयर, देखो यहाँ पे, यहाँ जैसे। जब ये छूट जाएगा तो क्या होगा, ये पूछा गया है। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड, चलो छूट गया, क्रोमैटिड अलग हो गए, ये किस फेज में होता है ये पूछा गया है आपसे। 9th क्वेश्चन, ये होता है आपका एनाफेज में। कब होता है? एनाफेज में, जब आपके क्रोमोसोम जो है पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखो एनाफेज का, अगर मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर सा बताऊं तो कुछ इस तरीके से रहते हैं। ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं और यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स अटैच्ड हैं। जैसे सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गई, ये देखो एक क्रोमोसोम जो हमने होमोलोगस क्रोमोसोम देखा था वो सेपरेट हो रहा है इस तरीके से, डिफरेंट पोल की तरफ जा रहे हैं। तो ये होता है आपका एनाफेज में। कब होता है? एनाफेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच डिवीजन इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट। मियोसिस 1, मियोसिस 2, माइटोसिस या बोथ बी सी। देखो एक होता है आपका माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, ये है दो टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस आपका होता है सोमैटिक सेल में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। मियोसिस आपका होता है जर्म सेल में। कहाँ होता है? जर्म सेल्स में होता है, जो आपके गैमीट्स वगैरह रहते हैं उनमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मियोसिस कंट्रीब्यूट करती है। बॉडी ग्रोथ सेल जो सेल डिवीजन रहते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन, उसमें माइटोसिस का रोल रहता है। माइटोसिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है माइटोसिस में। मतलब अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डिप्लॉयड, तो डिवीजन के बाद भी वो डिप्लॉयड ही रहेंगे। मतलब कोई एक सेल डिप्लॉयड है तो वो डिप्लॉयड ही रहेगा। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि अगर डिप्लॉयड है तो वो हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाता है। पर ये तो बात रही आपकी मियोसिस 1 की। मियोसिस दो टाइप की होती है, एक मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2, जो आपकी माइटोसिस की तरह ही होती है। यानी कि इसमें अगर मान लो हैप्लॉयड है सेल तो वो हैप्लॉयड ही रहेगा, अगर डिप्लॉयड है सेल तो वो डिप्लॉयड ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी इक्वेशनल डिवीजन है। मियोसिस को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गए, रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। और माइटोसिस को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस 2, सॉरी यहाँ 2 होगा, ठीक है, मियोसिस 2 को भी इक्वेशनल डिवीजन ही बोला जाता है। अब करो आंसर, कौन सा होगा इक्वेशनल डिवीजन? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा माइटोसिस बी और मियोसिस 2 भी, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रिडक्शन डिवीजन रेफर्स टू, कौन है रिडक्शनल डिवीजन? माइटोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, साइटोकाइनेसिस। अभी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, अब मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है ना। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको आंसर आता होगा। मियोसिस 2, सॉरी मियोसिस 1, है ना, ये आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, रीजन भी बता दिया मैंने। 12th क्वेश्चन है द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड। दो मियोटिक डिवीजन, मान लो ये मियोसिस 1 हो रही है, अब मियोसिस 1 के बाद हो रही है मियोसिस 2, सीधा चला हुआ है, ये दोनों स्टेजेस एक साथ चलती हैं। पहले मियोसिस 1 होगी रिडक्शनल डिवीजन, देन आफ्टर दैट होगा आपका मियोसिस 2 जो इक्वेशनल डिवीजन है। उन दोनों के बीच में एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरकाइनेसिस। मतलब यहाँ पे हल्का सा रेस्ट मिल रहा है सेल को,
नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन को इंटरकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइज़मेटा फॉर्मेशन इज विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ चाइज़मेटा फॉर्मेशन, साइनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, नॉन डिसजंक्शन, लेप्टोटीन। क्या कहेंगे हम? 13th क्वेश्चन, जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर हमने देखा था, क्रोमोसोम में बना था। अभी यहाँ पे नहीं करूंगी ड्रॉ, ठीक है, मैंने पीछे बता दिया था आपको। ये चाइज़मा यहाँ पे जो बन रहा है एक्स शेप स्ट्रक्चर, इसके बारे में पूछा गया है। कहाँ गया क्वेश्चन? विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ किस चीज को सिंबलाइज कर रही है ये? ऑप्शन बी, क्रॉसिंग ओवर तो हो रही है, उसी में तो चाइज़मा बन रहा है ना, तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन बी। 14th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट सेल्स द सेल प्लेट इज फॉर्म्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus या फिर लाइसोसोम। कौन बनाता है सेल डिवीजन में सेल प्लेट? अब देखो, प्लांट सेल की मैं बात करूं ना, ये एक कंप्लीट सेल है। यहाँ बीच में जो है सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, जो साइटोकाइनेसिस की अगर मैं बात करूं, जो साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे होता है प्लांट सेल में? सेल प्लेट फॉर्मेशन से। ये जो सेल प्लेट बीच में बनी, जिससे ये दो सेल बन जाएंगे, एक सेल से दो सेल जो बन रहे हैं, वो कौन करता है? गोल्जी apparatus करता है, जिनको फ्रैग्मोस्टेट्स भी बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन में दोनों चीजें लिखी हुई मिल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 128 सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल? एक सिंगल सेल से आपको, मतलब इस एक सिंगल सेल से आपको 128 सेल बनाने हैं। कितने डिवीजन चाहिए? डिवीजन है माइटोसिस, माइटोसिस से करना है आपको। माइटोसिस का जब एक सेल होता है, उससे बनते हैं दो सेल, इन दो से बनेंगे फर्दर चार सेल, इन चार से बनेंगे फर्दर आठ। तो ऐसे काउंट करने लगे तब तो हो बैठा क्वेश्चन जल्दी, है ना, कंफ्यूज और होंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला रहता है 2 की पावर n, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला रहता है दैट इज 2 की पावर n। तो 2 की पावर कितनी बार हम n लेंगे कि हमें 128 मिल जाए? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उनको पुट कर दो। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा? आंसर करो जरा, 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करके देखो, करो जल्दी। और जिनका आंसर निकल जाएगा वो करेंगे आंसर। करो करो, आंसर बताओ। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी एग्जाम में भी। टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64 और 64 टू ज़ा होता है आपका 128। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज 2 की पावर n, ठीक है। इसी तरीके से किया जाता है ये क्वेश्चन। अगर बहुत ज्यादा डिवीजन भी आए तब भी आपने ऐसे ही चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कोलचिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। A drug used to study mitosis arrest cell division at, देखो कोल्चिसिन जो है सेल साइकिल को स्टॉप कर देती है। जो भी स्टेज आपको स्टडी करनी है, मान लो किसी सेल की, तो आप उस स्टेज में कोल्चिसिन डाल दो, उस स्टेज, उसी स्टेज में पॉज हो जाएगी वो साइकिल, तो हम उस स्टेज को स्टडी कर सकते हैं। तो हमें कौन सी करनी है स्टडी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मेटाफेज। उसी के क्रोमोसोम तो हम स्टडी करते हैं ना, तो वहीं ऐड करेंगे इसको। फिर है 17th क्वेश्चन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर, टर्मिनलाइजेशन, साइनेप्सिस या बाइवेलेंट? इसको कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है पेयर करते हैं, मान लो ये एक क्रोमोसोम है और दूसरा क्रोमोसोम, इसी तरीके से इन्होंने कर ली पेयरिंग ऐसे, तो ये होती है साइनेप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट 17th के बाद 18th क्वेश्चन, एट विच स्टेज डू द क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट? कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट स्पिंडल पोल के पास चले जाते हैं और उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है? मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज? बिल्कुल अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं, कौन सा होगा? टेलोफेज, टेलोफेज ये रहा आपका टेलोफेज। यहाँ ये आपका
इस तरीके से, और क्रोमोसोम यहाँ पे आके आ गए, यहाँ बिल्कुल अलग हो गए हैं, ठीक है? तो ये टेलोफेज होता है। नेक्स्ट है आपका बायवेलेंट कंसिस्ट ऑफ, बायवेलेंट के पास क्या है? 2 क्रोमैटिड, 1 क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर, 2 क्रोमैटिड, 2 सेंट्रोमेयर, 4 क्रोमैटिड, 2 सेंट्रोमेयर, 4 क्रोमैटिड एंड 4 सेंट्रोमेयर। क्या है बायवेलेंट के पास? यहाँ पे देखो डायग्राम में, होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने बता दिया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एंड सिस्टर क्रोमैटिड भी आपको बता दिए गए। बायवेलेंट होते हैं जब वो काइज़्मा फॉर्मेशन करते हैं। बायवेलेंट मतलब 2 के पेयर में जब वो प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड बाय बाय। तो कितने हैं सेंट्रोमेयर? 2 ही सेंट्रोमेयर हैं और 4 यहाँ पे क्रोमैटिड है। कौन सा आंसर होगा करेक्ट? ऑप्शन सी, यस। देखो 1, दिस इज 1 2 3 4, कितनी क्रोमैटिड? 4, 1 2, कितने सेंट्रोमेयर? 2 सेंट्रोमेयर। इसी को कहा जाता है बायवेलेंट। 20th क्वेश्चन, द प्रोटीन दैट होल्ड सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर आर, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ सेंटर में अटैच्ड है, ये प्रोटीन कौन सी है? हिस्टोन, कोहेजिन, ट्यूबुलिन, एक्टिन, कौन सी होगी? कौन सी होगी? कोहेजेंस। देखो जिनको अभी थ्योरी में दिक्कत आ रही है, तो वो हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव चला हुआ है आजकल, लाइव क्लासेस उसमें लगती हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड जीके। तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आपने मैसेज करना है, पूरी डिटेल हमसे आप ले सकते हो यहाँ पे। पेड बैच में भी आप एनरोल हो सकते हो। बाकी जिनको यूट्यूब से तैयारी करनी है वो तो कर ही सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमारे चैनल को विजिट करें, वहाँ पे जाएं और सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी, तो वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। 21st क्वेश्चन पे चलेंगे। लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज फॉर्म्ड ड्यू टू, लिक्विड एंडोस्पर्म जो कोकोनट का रहता है वो किस वजह से बना है? कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, मल्टीपल माइटोसिस या मियोसिस। देखो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, देन आपके साइटोकाइनेसिस होती है। लेकिन लिक्विड एंडोस्पर्म का जो कोकोनट का लिक्विड एंडोस्पर्म है, वो बनता किस वजह से, हमसे ये पूछा गया है। तो कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस वहां पे नहीं होती है। तो न्यूक्लियस जो है फ्रीली, न्यूक्लियस जो है फ्री होता है वहां पे। एक सेल में दो दो न्यूक्लियस, ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर है वहां पे बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd, इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ, अभी हमने प्लांट सेल में पढ़ा कि वहां सेल प्लेट बन रही है, लेकिन एनिमल सेल में बनती है सेल फरो। ये देखो क्लीवेज फरो, ये बन गई, इसको बोलते हैं फरो। सेल प्लेट आपकी अंदर से बाहर की तरफ चलती है, क्लीवेज जो है यहाँ पे फरो वो बाहर से बनती है और दो में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन विल बी, करेक्ट ऑप्शन विल बी क्लीवेज फरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांजिशन फ्रॉम G1 टू S फेज इज रेगुलेटेड बाय, देखो इंटर फेज की मैं बात करूं तो जीवन से जो एस फेज में ट्रांजिशन हो रही है वो कौन रेगुलेट कर रहा है? साइक्लिन एंड सीडीकेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज या फिर एटीपी। करेक्ट आंसर इसका है आपका साइक्लिन एंड सीडीकेज, सीडीकेज। ये जो है ये चेक करते हैं कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो गई, और जिस दिन ये काम करना बंद कर दें उस दिन फॉर्मेशन होती है कैंसर की। तो कैंसरस सेल जो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल हो जाती है, डिवीजन ऑफ सेल हो जाता है, वो होता है इनकी वजह से। अगर ये काम नहीं करेंगे तो यही है जो आपको बचा रहे हैं, साइक्लिन एंड सीडीकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस occur इन, देखो पहले तो डिसअपियर हो रहा है प्रोफेज में, अगर हम बात करें प्रोफेज में तो डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। पियर किस में होगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, किस में अपियर होना हो जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस? सोचो किस में हो सकता है ऐसा? टेलोफेज, सबसे लास्ट फेज, जब क्रोमोसोम पोल के पास पहुंच गए हैं और वो क्रोमोसोम नहीं, वो क्रोमैटिन अगेन बन गए हैं, है ना। नेक्स्ट है 25th, द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन क्रोमोसोम एट G2 फेज इज, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल G2 फेज में कितना होगा? पहले G1 होता है, फिर S होता है, फिर G2 आता है। यहाँ पूछा गया है नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन क्रोमोसोम एट G2 फेज, 1 2 4 8, कितने होंगे? 2 ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेज मार्क्स द एंड ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस, प्रोफेज 1 जिसमें हमने लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस 5 स्टेजेस हमने पढ़ी, उसका एंड कैसे पता चलता है कि अब ये एंड हो रहा है? डिप्लोटीन से, डाइकाइनेसिस से, पैकिटीन से, जाइगोटीन से। अब ये सीक्वेंस जिसको पता होगी वो तो कर लेगा आंसर।
ऑप्शन बी डायकाइनेसिस इसका करेक्ट आंसर है 26 का। कैसे रखोगे याद प्रोफेज 1 के फेजेस? देखो पहले तो मैं लिख लेती हूँ। लेप्टोटीन है पहली, फिर है जाइगोटीन, फिर है पैकिटीन, फिर है डिप्लोटीन एंड देन लास्ट में डायकाइनेसिस। ये है स्टेजेस, ठीक है। याद कैसे रखोगे? ट्रिक, लता जरा पानी दे दो। एल से लता, जेड से जरा, पी से पानी, डी से दे और डी से दो। आई थिंक आपने स्कूल में भी अपने स्कूल टाइम में भी ये ट्रिक यूज की होगी इसको याद करने के लिए। तो क्या ट्रिक है? लता जरा पानी दे दो, ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। तो डायकाइनेसिस जो है लास्ट सब स्टेज होती है प्रोफेज 1 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस लाइज इन। क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस? जो हमारे सेल डिवीजन हो रहा है सोमैटिक सेल में, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, कि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यस हो सकता है। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, बिल्कुल नहीं। रिडक्शनल डिवीजन तो है ही नहीं माइटोसिस, ये तो इक्वेशनल डिवीजन है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्यों बनेंगे गैमीट? तो करेक्ट आंसर है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लाइज इन। अब मियोसिस की सिग्निफिकेंस पूछी गई है। मेंटेनिंग कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। अगर डिप्लॉयड है तो वो हैप्लॉयड बन रहा है। जेनेटिक इवोल्यूशन थ्रू क्रॉसिंग ओवर, यस इट माइट बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रिपेयर ऑफ टिश्यूज, नहीं ये तो आपका माइटोसिस में होता है। बोथ ए बी, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप ऑड वन आउट भी कर सकते हो ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सेंटर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर। अब हमें ये पता है सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्रोमोसोम के सेंटर में प्रेजेंट होती है ना। लेकिन वहां पे एक और स्ट्रक्चर होता है डिस्क शेप जो सेंट्रोमियर के ऊपर प्रेजेंट होता है, दैट इज काइनेटोकोर। क्या होता है वो? काइनेटोकोर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। और जो एस्पायरेंट डेली हमारी क्लास देखते हैं उनको पता है होमवर्क क्वेश्चन का मतलब है आपको आंसर क्या करना है? कमेंट करना है। तो जितने भी एस्पायरेंट इस वीडियो को देखेंगे वो इसका आंसर कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट आपने जरूर करना है। क्वेश्चन क्या है? इन ह्यूमंस द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इज 90 मिनट, 24 आवर, 12 आवर, 48 आवर। तो ये इसका आंसर आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आए होंगे सारे कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज पता चले होंगे कि एचपी टेट मेडिकल में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और हेल्पफुल रही होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।